जय हिंद दोस्तों। आज अपने स्टार्ट करने वाला अपना सेकंड टॉपिक। पिछले टॉपिक में अपन ने कवर किया था पिछली कक्षा में एग्रो क्लाइमेटिक जोन और एग्रो इकोलॉजिकल जोन के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था पूरा कंप्लीट, क्या होता है, कितने होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं और कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको बता दिया था। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। हिंदी में कहा जाता है इसे टिकाऊ कृषि। हिंदी में क्या कहा जाता है इसको? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को टिकाऊ कृषि, टिकाऊ कृषि या फिर इसी को स्थायी कृषि के नाम से भी जाना जाता है। टिकाऊ कृषि कहें आप या फिर स्थायी कृषि कहें, बात एक ही है, ठीक है। इंग्लिश में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, साथ ही इसे इको फार्मिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसी को? इंग्लिश में हम इको फार्मिंग क्या कहेंगे? इको फार्मिंग भी इसे ही अपन कहते हैं। किसे कहते हैं? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को। देखो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किस अप्रोच पे काम करता है, किस कॉन्सेप्ट के बेस पर काम करता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक ज़्यादा भारी भरकम नहीं है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से आपको, और क्या पूछे जाएंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अपन जरा इसको थोड़ा डिटेल में हल्का देख लेंगे। क्यों? क्योंकि एडीए की अपन तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू होता है, तो जो इंटरव्यूअर रहता है वह ऐसे टॉपिक लेता है, ठीक है ना। क्योंकि मॉडर्न एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए तो ये ऐसा टॉपिक है जिस पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है आजकल गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है ना। चाहे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, पर्माकल्चर, सब एक ही है, तो इनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। तो हो सकता है आपको एग्जाम में ना आए, इंटरव्यू में पूछ ले, ठीक है। तो कहीं भी आपको फायदा मिलेगा, तो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सिलेबस में भी है, तो एग्जाम में तो आते हैं इससे एक दो क्वेश्चन, साथ ही साथ इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा आपको ये टॉपिक, ठीक है। क्योंकि बहुत चांस बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछने के, सामने वाला पूछ सकता है आपसे, क्योंकि अपन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हैं। चलो तो समझते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर मतलब सब पता है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स होता है। सस्टेनेबल, देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ, यहाँ पर ना ये कॉन्सेप्ट का काम करता है सस्टेनेबिलिटी। अगर इस वर्ड को अगर आप तोड़े, ब्रेक डाउन करें, क्या होगा? सस्टेनेबल को तोड़ते हैं सस्टेन, एक वर्ड निकल के आता है, और वर्ड क्या है? सस्टेन। मतलब जो चीज जैसी है उसको वैसे के वैसे बनाए रखना, उसी क्वालिटी को वैसे ही मेंटेन करना। तो अपन यहाँ किसी क्वालिटी को मेंटेन करेंगे? दो चीज़ों की क्वालिटी अपने को मेंटेन करके रखनी पड़ती है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो कॉन्सेप्ट है या ये जो अप्रोच है एग्रीकल्चर की, ये किस पर काम करती है? यहाँ पर दो बातें निकल के आती है। वो दो बातें कौन सी है? वो ये है, देखो, सस्टेन मतलब सस्टेन करके रखना, बनाए रखना, जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही रखना, अपने को चेंज नहीं करना है उसके अंदर। तो किसके अंदर मेन यहाँ पर फोकस रखा जाता है? एक तो इन्वायरमेंट के ऊपर। किसकी क्वालिटी को? इन्वायरमेंट, पर्यावरण की जो होती है, पर्यावरण की क्वालिटी को अपने को सस्टेन करके रखना है, ठीक। सेकंड जो अपने को रखना है ध्यान, फोकस जिस पर रखा जाता है इस कॉन्सेप्ट में, वो रखा जाता है सॉइल की हेल्थ पर। सॉइल हेल्थ पर, किस पर? सॉइल हेल्थ। अब सॉइल हेल्थ से मतलब क्या है? सॉइल की प्रोडक्टिविटी, सॉइल की फर्टिलिटी स्टेटस से है। सॉइल हेल्थ को मेंटेन रखना मतलब क्या? कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको मेंटेन कर रखना, सॉइल की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रखना या उसको इन्हेंस करना। तो इस कॉन्सेप्ट पर ही अपना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर काम करता है, यही इसका कॉन्सेप्ट होता है। इन दो चीज़ों के ऊपर मेन इसका है, ठीक है। और तीसरी चीज़ अगर कोई सी आती है तो वो क्या हो जाता है? किसी भी फार्मर का सोशल या फिर इकोनॉमिक स्टेटस इन्हेंस करना, बढ़ा देना, इम्प्रूव करना उसको। कौन सा स्टेटस? उसका सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस, उसका सामाजिक और आर्थिक स्तर को अपन बढ़ाएंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का यूज करके, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, सामने वाला हो सकता है आपको डेफिनेशन पूछ ले डायरेक्ट। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या होती है समझने के हिसाब से, तो क्या करना अपने को देखो, एक पहले तो सिंपल बता देता हूँ, फिर एक डेफिनेशन बता दूंगा जो आईसीआर ने दी है। चलो ऐसा कर लेते, पहले आईसीआर वाली डेफिनेशन अपन देख लेते क्या होता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स द सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर
means to successful management of resources for agriculture to satisfy changing human needs and human needs while maintaining or enhancing the quality of environment and conserving natural resources. ये डेफिनेशन दी है साहब आईसीआर ने, किसके अकॉर्डिंग है? आईसीएआर के अकॉर्डिंग। अब आईसीआर क्या है सबको पता है, ठीक है। तो आईसीआर ने ये बताया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स टू सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज है, कौन से रिसोर्सेज की बात हो रही है यहाँ पर? नेचुरल रिसोर्सेज की, ठीक है ना। जो भी एग्रीकल्चर में अपन नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं, कौन कौन से? एक तो लैंड यूज करते हैं अपन, नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। वाटर हो गया, वो भी नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। तो ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, इनका सक्सेसफुल मैनेजमेंट करना अपने को, सदुपयोग करना अपने को, किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, मतलब कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। किसको सेटिस्फाई करना है? हमारी जो नीड्स है, हमारी जो आवश्यकताएं, हमारी जो जरूरतें हैं, उनको पूरा करते हैं अपन। जो हमारे रिसोर्सेज है उनका सक्सेसफुल मैनेजमेंट करके अपन क्या करेंगे? जो मानव की बदलती हुई आवश्यकताएं हैं, इनका अपन क्या करेंगे? संतोषजनक इनकी पूर्ति करेंगे। और साथ ही ये सुनिश्चित करेंगे कि जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, वातावरण है, उसकी क्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़े, ठीक है। उसकी क्वालिटी वैसी वैसी रहे, गुणवत्ता। साथ ही जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी भविष्य के लिए संरक्षित रहे, भविष्य के लिए बचे रहें। इस तरीके से अपन उनका यूज करेंगे, उनको मैनेज करेंगे। तो यही अपना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। तो अब देखो, अब क्लियर हो गया आपको। दो बातें यहाँ से निकल के आती, 2 से 3 बातें। क्या क्या? एक तो एनवायरनमेंट की क्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। 2 अप्रोच काम करती है। दूसरा, नेचुरल रिसोर्सेज भी बचे रहने चाहिए भविष्य के लिए, क्योंकि जो आने वाली जनरेशन रहेगी अपनी, उसके लिए भी क्या होना चाहिए? जो रिसोर्सेज है बचे रहे। ऐसा नहीं कि अभी हम सब खत्म कर दें यूज करके, ठीक है ना, क्योंकि ओवर यूज होता है रिसोर्सेज का, हो ही रहा है, ठीक है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसी चीज को बताता है कि जरूरत से ज्यादा हमको एक लिमिट के बाद उनका उपयोग नहीं करना है, एक लिमिट तक ही करना है। भाई जितनी आवश्यकता है उतनी ही करो, जरूरत से ज्यादा उनका यूज मत करो। अगर करते रहें अगर ऐसा अपने लालच के अंदर आकर, ठीक है ना, लालची बनकर, तो भविष्य के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है ना, दिल बटे सन्नाटा। तो वही बात हो गई। था आईसीआर ने यही बताया, ठीक है ना। क्या बताया आईसीआर ने? आईसीआर ने बताया कि पर्यावरण या वातावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने या संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए, किसको? पर्यावरण या वातावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने या जो प्राकृतिक संसाधन है उनको सुरक्षित रखते हुए मानव की बदलती हुई आवश्यकताओं की संतोषजनक पूर्ति करने के लिए, किसकी पूर्ति करना अपने को? मानव की जो जरूरतें बदल रही है। अभी कुछ चाहिए, आधे घंटे बाद वो बोलेगा मुझे ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, ठीक है ना। बदलती रहती है हमारी नीड्स, और मतलब नीड्स आवश्यकताएं या फिर जरूरतें हमारी बदलती रहती है, उनको पूरा करना। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि एनवायरनमेंट या फिर पर्यावरण की जो गुणवत्ता है वो वैसी वैसी बनी रहे। इसी को अपन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहेंगे। इस चीज को आप लोग समझना, ठीक है। चलो, तो इंग्लिश में अपना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या फिर इको फार्मिंग। इको फार्मिंग सीधा एनवायरनमेंट से है, इकोलॉजी से उसका रिलेशन है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। तो ये होती है इसकी डेफिनेशन जो आईसीआर ने दी, याद कर लेना इसको,
इतना मालूम होना चाहिए, ICAR के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है अपने को पता होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यहाँ से आती है सामने, हमको ज़रूरत क्यों है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, क्या आवश्यकता आ गई हमको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की। देखो, एक टाइम था, देश आज़ाद होने के बाद अपने पास खाने के लिए ज़्यादा कुछ था ही नहीं, भूखमरी, अकाल, है ना, इनके आ गई थी कंडीशन अपने देश के अंदर, इंडिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्टों ने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन आपने सुना होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, इसको एडॉप्ट किया। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 60 के दशक में अपने यहाँ पर इंडिया के अंदर, ठीक है ना, 65-66 का जो दशक था 60 वाला, तब क्या हुई, अपने यहाँ हरित क्रांति की शुरुआत हुई। वैज्ञानिकों ने बहुत इस पर जोर दिया हरित क्रांति के ऊपर, और हरित क्रांति जो अपना ये था रिवॉल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, इसके अंतर्गत क्या किया है, बहुत ही ज़्यादा लालची बना अपने की बताया है बहुत ज़्यादा लालची हो गए थे अपन कि अपने क्या करना है, फोकस किस पर किया था, प्रोडक्शन बढ़ाओ कैसे भी। जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था इसका मेन अपना दृष्टिकोण क्या था, अप्रोच, किस कॉन्सेप्ट पे अपने यहाँ काम कर रहे थे सारे साइंटिस्ट, कुछ नहीं करना अपने को, इंडिया में जो प्रोडक्शन है वो अपने को बढ़ाना है। दूसरा जो कल्टीवेटेड एरिया है उसको भी बढ़ाना है, क्यों, क्योंकि कल्टीवेटेड एरिया अगर बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है, प्रोडक्शन आपका इंक्रीज हो जाएगा, उपज आपकी बढ़ जाएगी, उत्पादन आपका बढ़ जाएगा। अब वो कैसे भी बढ़ाओ आपको, तो अपन ने क्या किया, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, अधिकतम उत्पादन बढ़ाने के लिए, अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फॉसिल्स फ्यूल्स, और ये अपन कल्टीवेशन में यूज़ करने लग गए। अपन मतलब फार्मर सारे यूज़ करने लग गए। कब, हरित क्रांति के दौरान। क्यों, क्योंकि अपने को हाईएस्ट प्रोडक्शन चाहिए था, अधिक उत्पादन चाहिए था। लेकिन आपने सुना होगा अंग्रेजी में एक कहावत होती है और क्या कहावत है अंग्रेजी में, एवरी सक्सेस एक्सट्रैक्ट्स इट्स कॉस्ट। अंग्रेजी में क्या है, एक कहावत है, आपने सुना होगा, एवरी सक्सेस एक्सट्रैक्ट्स इट्स कॉस्ट। ये अंग्रेजी की कहावत है जो आपने सुनी होगी। हिंदी में क्या मतलब होता है, प्रत्येक सफलता अपना मूल्य जरूर वसूलती है। और यही हुआ यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान। अपन प्रोडक्शन अचीव करने में, हायर प्रोडक्शन इसको अचीव करने में, अधिक उत्पादन को अचीव करने में अपन सफल हो गए, सक्सेस मिल गए अपने को, ठीक है ना, अपन सक्सेस हो गए कि प्रोडक्शन बढ़ गया अपने यहाँ पर, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, अच्छी बात हुई, सबको खाने के लिए भरपेट मिला, ठीक है। लेकिन एवरी सक्सेस एक्सट्रैक्ट्स इट्स कॉस्ट, प्रत्येक सफलता अपना मूल्य जरूर वसूलती है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ, उसके दुष्परिणाम सामने आने लग गए। क्या दुष्परिणाम आने लग गए कि ग्रीन रेवोल्यूशन में जो अपन ने अधिक उत्पादन के चक्कर में, उपज बढ़ाने के चक्कर में जो सिंथेटिक केमिकल्स का यूज़ किया, सिंथेटिक केमिकल्स मतलब जो इंसेक्टिसाइड यूज़ किए, जो पेस्टिसाइड यूज़ किए अपन ने, जो फर्टिलाइजर्स यूज़ किए अपन ने, जो फॉसिल्स फ्यूल्स यूज़ किए अपन ने एग्रीकल्चर में कल्टिवेशन करने के लिए, उनके परिणाम से क्या हुआ, पॉल्यूशन क्रिएट हो गया, ठीक है ना। क्या क्या समस्या सामने आई अपन अपने, और वह समस्या अपने सामने आई, सोइल का डिग्रेडेशन होने लगा, सोइल डिग्रेडेशन की समस्या, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन की समस्या, मतलब बेसिकली अगर आपको कहूं मैं तो सोइल की हेल्थ भी खराब हुई, साथ ही साथ एनवायरनमेंट की हेल्थ भी खराब हुई है, ठीक है ना, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी समस्या अपने सामने खड़ी हो गई थी, बिल्कुल हो गई, और आज भी है, बड़ा रूप ले लिया अब तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ने। तो क्या हुआ, अब वैज्ञानिकों को फिर समझ में आया कि यार अपन ने क्या किया, लालच के चक्कर में ये सब कुछ किया। तो उसके बाद फिर एक कॉन्सेप्ट चालू किया उन्होंने, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कि जो क्वालिटी खराब हुई है, दो चीज़ों की क्वालिटी खराब हुई है अपनी हरकतों की वजह से, ठीक है। और क्या खराब हुआ है कि हमने सोइल की हेल्थ को खराब कर दिया है। सोइल की जो मतलब हेल्थ है, उससे मेरा मतलब है सोइल की फर्टिलिटी स्टेटस से, बार बार बताओ, सोइल की फर्टिलिटी स्टेटस, ठीक है ना, उससे। तो सोइल की हेल्थ अपन ने खराब कर दी है, उसकी फिजिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अपन ने बिल्कुल तहस नहस कर दी, बर्बाद कर दी अपन ने अपनी हरकतों से, ठीक है। दूसरा, एनवायरनमेंट की हेल्थ भी अपन ने खराब करी है, उसकी क्वालिटी को भी अपन ने क्या किया है,
बिल्कुल लो कर दिया है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट बाहर निकल के आया अपना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, इसलिए मैंने शुरुआत में आपको समझाया था। तो इसलिए अपने को ज़रूरत पड़ी है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, मैंने आपको इसके बारे में समझा दिया डिटेल में बिल्कुल। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से दिक्कत होगी अगर आपको कुछ बताने में, चाहे इंटरव्यू में पूछे चाहे फिर एग्जाम में आ जाए। ठीक है, हालांकि एग्जाम में डेफिनेशन से आ सकता है, बाकी जो मैंने स्टोरी समझा है उससे नहीं आएगा, वो इंटरव्यू में आपकी हेल्प करेगा। चलो आगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। भाई इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के? मैं ऑब्जेक्टिव्स बोलूँ एक ही बात है, गोल्स बोलूँ एक ही बात है। ठीक है, दूसरा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसके इंपॉर्टेंस की, वो भी एक ही बात है, सारा कुछ एक ही है। तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अपन चलते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे इसके। ठीक है ना, चलो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स, जो अपन ने गलती करी उसको सुधारो। जिंदगी में भी अपन को अपनी लाइफ में भी ये चीज़ सीखना चाहिए कि मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई और आपको बाद में पता चलता है कि मेरे द्वारा वो गलती हुई है और कोई उससे समस्या का आपको सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला तो गलती को स्वीकार करना सीखे आप जीवन में, क्योंकि गलतियों को अगर स्वीकार करना सीख गए तो बहुत बड़े आदमी आप बन सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपन ने गलती करी है तो गलती को एक्सेप्ट कर लिया अपन सभी ने यहाँ गलतियों के, लेकिन अब सुधार करते हैं। ठीक है, तो सुधार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट लेकर आए, कर रहे हैं। कैसे करेंगे ये देखो, इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे गए। पहला, जो अपनी मेन गलती थी उसको सुधारो। मेन गलती क्या थी अपना, मैक्सिमम यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, लाइक केमिकल्स अपने फर्टिलाइजर्स, फॉसिल्स फ्यूल्स, ठीक, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वहां पर मैक्सिमम यूज कर रहे थे अपन, यहाँ पर क्या करेंगे उसका कम कर दो। ठीक है, टू मिनिमाइज द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स। जब भी मैं यहाँ पर सिंथेटिक केमिकल्स लेकर आऊँ तो सिंथेटिक केमिकल्स में सारी चीज़ें आ गई, सारे केमिकल्स, ठीक, जो फैक्ट्री में बन रहे, चाहे वो फर्टिलाइजर आपका बन रहा हो, ठीक है, चाहे फिर वो अपना पेस्टिसाइड हो, हर्बिसाइड हो, वीडिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, कोई सा भी हो, एक ही अपन ने टर्म उसके लिए यूज़ कर लिया यहाँ पर सिंथेटिक केमिकल्स। ठीक है, तो उनको मिनिमाइज करना उनके यूज़ को, कि अब कम करो भैया, बहुत हो गया, अपन ने गलती कर ली है, चलो अब सुधारते इसको। जितना उपयोग अपने को चाहिए ना बहुत कर लिया अपन ने, अब थोड़ा कम करते चलते उसको। तो अगर सिंथेटिक केमिकल्स का यूज़ का अपन कम करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए फर्टिलाइजर का यूज़ अगर अपन कम कर रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट तो चाहिए भाई, फर्टिलाइजर हम क्यों डालते हैं, क्रॉप को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, तो उसकी पूर्ति फिर कहाँ से होगी, क्योंकि हम फर्टिलाइजर तो नहीं डालेंगे, कम मात्रा में डालेंगे, तो फिर इसकी जगह क्या डालो, सेकंड बढ़ा दो। सेकंड अपना ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर्स। ये लो, फर्टिलाइजर अगर कम कर रहे हैं तो फिर ऑर्गेनिक मैन्योर्स आप बढ़ा दो। ऑर्गेनिक मैन्योर्स का अपने को यूज करना है, जो कि अपन करते ही करते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में इस पर मेन फोकस दिया जाता है, ऑर्गेनिक चीजों के ऊपर। ठीक है, सस्टेनेबल, अच्छा ये बात याद रखना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये नहीं बोलता कि जो सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं उनको पूरी तरीके से अवॉइड करो, नहीं, कम करो, उपयोग उनका कम करो, पूरी तरीके से अवॉइड करने के बारे में आपको नहीं बताता है। ठीक है, चलो, तो ऑर्गेनिक मैन्योर्स जो होते हैं, अब ऑर्गेनिक मैन्योर्स में सारी चीज़ें आ गई आपकी, FIM आ गया, कंपोस्ट आ गया, वर्मी कंपोस्ट आ गया, ठीक है ना, सारी चीज़ें आ जाती है, तो उनका यूज़ करना अपने को। ठीक, चलो, दूसरा किस पर फोकस रखना है आपको, और अगली बात थर्ड, चलो अपन ने क्या दे दिया, केमिकल्स यूज़ करना बंद कर, कम कर दिया अपन ने, ऑर्गेनिक मैन्योर्स का यूज़ भी हो गया। ठीक है, लेकिन क्या होता है अब फसल्स में क्या होता है, अपनी जो फसल होती है, क्रॉप है, क्रॉप्स के अंदर कीड़ों की समस्या, इंसेक्ट की समस्या, बीमारियाँ होती है, डिजीज आती है, तो उनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो उनके लिए फिर क्या डालना पड़ेगा आपको, वीड्स को मारने के लिए वीडिसाइड डालना पड़ेगा, हर्बिसाइड। ठीक है, इंसेक्ट को किल करने के लिए आपको इंसेक्टिसाइड डालने पड़ेंगे, पेस्टिसाइड, और डिजीज को किल करने के लिए, ठीक है ना, जितनी फंगस और ये रहेगी, बैक्टीरिया, उनको किल करने के लिए आपको फंजीसाइड और इनका यूज़ करना पड़ेगा। तो वो भी क्या हो जाएगा, सिंथेटिक केमिकल में हो जाएंगे, तो वो तो नहीं कर सकते। फिर क्या करो, एक कॉन्सेप्ट और उठ के आता है यहाँ पर, जो इसी के अंदर आता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर ही है, और वो अप्रोच क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है आपका, इंटीग्रेटेड, जिसको शॉर्ट में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM, और क्या होता है, एंड इंटीग्रेटेड
वीड मैनेजमेंट, और क्या यूज़ करते हैं अपन, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इस पर फोकस दे रहे हैं अपन। और बिल्कुल आज तो बिल्कुल ये बढ़िया टॉपिक है पढ़ने के लिए। अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पढ़ना है ना आपको, तो आपको यही पढ़ना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपको जानना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, और जो ऑर्गेनिक मैनेजर है ना, यहाँ पर फोकस किस पर दिया जाता है, यहाँ पर इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पर, INM पर। वर्तमान में ये ऐसे टॉपिक हो गए मॉडर्न एग्रीकल्चर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और खास करके ऐसे एग्जाम में, ठीक है ना, एडीए जैसे एग्जाम में, ये ऐसे टॉपिक है जो आपको बहुत मदद करते हैं। ठीक है, चलो, तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो गया, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हो गया, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट हो गया, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट हो गया। इन पर फोकस करना अपने को, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। इन पर जोर देना आपको, इन चीज़ों के ऊपर। अब ये होते क्या है यहाँ पर, देखो सिंपल से अगर बात करें, एक चीज़ को मैं समझा देता हूँ, उससे सारी चीज़ों का आइडिया लग जाए। जैसे अपन IWM को समझते हैं, किसको समझते हैं अपन, अपन समझते हैं, चलो INM को समझ लेते हैं, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। फुल फॉर्म तो हो गया इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, क्रॉप को न्यूट्रिएंट चाहिए, अपनी फसल है, ठीक है ना, अपने पास क्या है, फसल है, अपनी पौधा है ये, इस पौधे को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए साहब। क्या चाहिए इसको, न्यूट्रिएंट चाहिए। तो अपन न्यूट्रिएंट देने के लिए क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज अप्लाई करते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है ना, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स जो फैक्ट्री में तैयार होते हैं, यूरिया वूरिया DAP पे सब डाल देते हैं अपन। ठीक है, साथ ही साथ क्या, किसान ऑर्गेनिक मिनरल्स भी यूज़ करते हैं, जैसे FIM का यूज़ करते हैं, गोबर की खाद का, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इनका भी यूज़ करते हैं। तो इनका यूज़ करना अपने को, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या हुआ फिर, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जितना भी आपको पोषक तत्व चाहिए क्रॉप को, जो भी पोषक तत्व देना है, तो उसकी अलग अलग मेथड्स होती है कि भाई आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स डाल देंगे तब भी न्यूट्रिएंट मिल जाएगा क्रॉप को, या फिर ऑर्गेनिक मैन्योर डालो तब भी मिल जाएगा, या फिर बायो फर्टिलाइजर डाल सकते हो आप। तो ये अलग अलग चीज़ें होती है इसमें। तो इन सबको एक साथ इंटीग्रेशन एक साथ इनको अप्लाई करना अपने को, कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स भी अपन देंगे, क्या देंगे इसके अंदर फिर अपन, ऑर्गेनिक मैन्योर्स सॉइल में अप्लाई करेंगे, साथ में बायो फर्टिलाइजर्स भी अप्लाई करेंगे अपन, बायो फर्टिलाइजर्स भी, ठीक है। और लास्ट में अपन क्या अप्लाई कर देंगे, सिंथेटिक फर्टिलाइजर, अपने सिंथेटिक फर्टिलाइजर। देखो हमेशा जो केमिकल रहेंगे वो लास्ट में यूज़ करना अपने को, लेकिन साथ में यूज़ करेंगे बिल्कुल। सबसे पहले ऑर्गेनिक मैन्योर्स, बायो फर्टिलाइजर, देन सिंथेटिक फर्टिलाइजर अपन यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं सिंथेटिक फर्टिलाइजर लास्ट में, ताकि कम मात्रा में अपने को इनका यूज़ करना पड़े, क्योंकि मिनिमाइज करना अपने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में अवॉइड नहीं कर सकते। फिर रखा क्यों है, रखा इसलिए है क्योंकि अपने को प्रोडक्शन के ऊपर भी ध्यान देना है। मान लो अगर सिर्फ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, बायो फर्टिलाइजर या पूरी तरीके से ऑर्गेनिक करोगे, मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है ना, अब आगे आपको एग्जांपल देके बताऊंगा कि पूरी तरीके से अपन क्यों डिपेंड नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, उसका कारण क्या है अभी अपन देख लेंगे आगे। तो इसलिए अपने को रखना है, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा लास्ट में फिर कम मात्रा में, ठीक है ना, लोअर क्वांटिटी में अपन दे देंगे सिंथेटिक फर्टिलाइजर। तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होता है कि जितने भी मेथड्स होते हैं न्यूट्रिएंट अप्लाई करने की, उनको कलेक्टिवली मतलब एक साथ मिलकर अप्लाई करना, ठीक है, जिसमें लास्ट में अपन सिंथेटिक फर्टिलाइजर भी कुछ मात्रा में लो क्वांटिटी में अपन देंगे क्रॉप को, ठीक है। प्रोडक्शन के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ से पूरी तरीके से अवॉइड करते हैं तो बिल्कुल यील्ड कम हो जाती है, ठीक है ना, हायर यील्ड नहीं मिलती अपने को, लोअर यील्ड अपने को देखने को फिर मिलेगी। ऐसे कैसे इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट भी होता है कि वीड कंट्रोल की जितनी भी मेथड्स होती है उन सारी मेथड्स को एक साथ अप्लाई करना अपने को, वो इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट होता है। जैसे कल्चरल प्रैक्टिसेस सबसे पहले करेंगे, फिर क्या करेंगे अपन यहाँ पर फिजिकल मैकेनिकल मेथड, फिर बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई करेंगे, लास्ट में केमिकल मेथड अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं पहले केमिकल मेथड अप्लाई कर दी, नहीं। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट कहता है, क्योंकि किसान क्या करता है, अरे खेत में वीड हो गए, खरपतवार हो गए, कुछ नहीं, मार्केट से हर्बिसाइड लाया या वीडिसाइड लाया और डाल दिया। ऐसा नहीं करना है। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट कहता है ये मत करो, आप डायरेक्ट ये काम मत करो, पहले क्या करो, शुरुआत करो इजी चीज से, पहले कल्चरल प्रैक्टिसेस करो, क्या उससे वीड खत्म हो रहा है, अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो फिर फिजिकल और मैकेनिकल मेथड पे जाओ, उसके बाद फिर बायोलॉजिकल मेथड पे जाओ, जैविक तरीके से कंट्रोल करके देखो, अगर फिर भी नहीं हो रहा है देन लास्ट में फिर आपको केमिकल अप्लाई करना है,
क्योंकि जो केमिकल चीज़ है ना ये लास्ट में अप्लाई करने वाली चीज़ है, क्योंकि इससे तो कंट्रोल हो ही जाएगा, यूनिवर्सल चीज़ है वो तो हो ही जाता है। हेर्बिसाइड लाओ मार दो, बिल्कुल सुखा देता है वो, वेट को किल कर देता है ऊपर से नीचे तक खत्म, ठीक है ना, सुपड़ा साफ कर देता है उनका वो। चलो तो अपने को लास्ट में ही अप्लाई करना है उसको, तो वो इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट होगा। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट भी यही है कि जितने भी मेथड से उनको एक साथ अप्लाई करना, लेकिन बात क्या याद रखनी है कि हमेशा जो सिंथेटिक केमिकल्स रहेगा उनका लास्ट में अपने को वो लास्ट ऑप्शन है अपने पास। जैसे वो ब्रह्मास्त्र है, क्या है वो ब्रह्मास्त्र है कि भाई अगर आप कुछ नहीं है दूसरा ऑप्शन दिख रहा अब चलाना ही पड़ेगा ब्रह्मास्त्र, तो फिर उनको आप कर सकते हो अप्लाई, लेकिन लास्ट में करना है, ठीक है। तो आजकल इन पर बहुत जोर दिया जा रहा है, ठीक है, याद रखना आप। तो ये क्या होते हैं, इसके गोल होते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल, इंपॉर्टेंस बोल दो, जो भी आपको बोलना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन इसके टूल्स के बारे में कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के टूल्स क्या होते हैं, ठीक। चलो टूल्स क्या होंगे, टूल्स अब यही है जो मैंने आपको बताया अभी। टूल्स और टेक्निक्स क्या होते हैं जिनके द्वारा अपना जो उद्देश्य होते हैं उनको पूरा करना। तुम्हारे उद्देश्य जो जो पूरा कर रहे हैं किसके थ्रू कर रहे हैं अपन, कि भाई सिंथेटिक केमिकल का कम यूज करना है, तो फिर क्या करोगे, उसकी जगह ऑर्गेनिक मैन्योर यूज कर दो। तो ऑर्गेनिक मैन्योर्स ये अपना क्या होगा, टूल्स हो गए, टेक्निक हो गई। या फिर ग्रीन मैन्योर्स ये भी अपना टूल्स होगा, है ना। बायो फर्टिलाइजर्स ये भी अपना टूल्स होगा भैया। कंजर्वेशन टिलेज ये भी क्या हो गया, टूल हो गया अपना, जिसके अंदर मल्चिंग आता है आपका। कंजर्वेशन टिलेज में क्या आएगा, जीरो टिलेज, मिनिमम टिलेज और मल्चिंग आता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप अब देखना चाहो यहाँ पर से तो और क्या आएगा इसके अंदर अपना, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन ये उद्देश्य होता है अपना सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन करना है। तो इसके लिए जो टेक्निक्स होती है वो कौन कौन सी रहती है, देखो एक तो मल्चिंग, जो कंजर्वेशन टिलेज है वो इसके अंदर आ जाएगा, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन में अपन पढ़ेंगे, ठीक है, मल्चिंग वाला। साथ ही साथ अपना इधर क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग आ जाता है, कौन सी टेक्निक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये भी कर सकते हैं आप, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, इसके टूल्स होते हैं। IPM, INM, IWM भी इधर ही आ जाएंगे सारे, यहीं पर लिख लो, ये सब क्या है, इसके टूल है। क्योंकि अचीव कैसे करोगे, तो ऐसे करोगे आप, IPM भी इसके अंदर आ जाएगा, IWM भी इसके अंदर आ जाएगा, IWM और IDM भी इसके अंदर ही आ जाएगा, सारी चीज़ें, ठीक है ना। बहुत सारे हैं जो भी अपन ने पढ़े थे वो ये इसके टूल से भी हो जाएंगे। चलो कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, देखो 3 इसके मेजर कंपोनेंट्स होते हैं किसके, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के। कौन से, पहला इसका होता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। सेकंड होता है इसका जेनेटिक वेरिएबिलिटी, मैंने अभी बताया ना कितने कंपोनेंट होते हैं, यहाँ पर 3 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। और तीसरा, थर्ड INM, जब भी अपन ने पढ़ा, ठीक है। चलो देखो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से मतलब क्या है, क्या समझते हैं अपन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से, डाइवर्सिफिकेशन को तोड़ो, डाइवर्सिटी, किसकी डाइवर्सिटी, क्रॉप की डाइवर्सिटी। कैसे अचीव करेंगे, सिंपल सा है इसका फंडा। क्रॉप डाइवर्सिटी अपने कैसे देखने को मिलेगी, इसको हिंदी में कहा जाता है फसल विविधता। कैसे लाएंगे फसल विविधता, सिंपल सा फंडा है इसका, क्रॉप रोटेशन अपना लो आप, क्या करो, क्रॉप रोटेशन के थ्रू, क्रॉप रोटेशन बहुत सारी समस्याओं को ये हल कर देता है। कल्चरल प्रैक्टिस है एक प्रकार की,
क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र, बहुत सारी समस्याओं को कई हद तक ये कम कर देता है। जैसे बार बार खरपतवार की समस्या होना, एक ही प्रकार के खरपतवार की समस्या होना, एक ही प्रकार के कीड़े जो इंसेक्ट होते हैं उनकी समस्याओं का होना, तो उनको ये खत्म कर देता है क्रॉप प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि अगर हम एक ही प्रकार की फसल, एक ही टाइप की क्रॉप अगर खेत में बार बार उसका कल्टीवेशन करेंगे तो इनकी समस्याएं बढ़ेगी। किन की समस्याएं? वीड की समस्या, वीड की प्रॉब्लम वहाँ पर बढ़ जाएगी, इंसेक्ट पेस्ट की प्रॉब्लम वहाँ पर बढ़ जाएगी, साथ में डिजीज की भी प्रॉब्लम वहाँ पर बढ़ जाएगी, और साथ में सोइल का जो फर्टिलिटी स्टेटस है अगर उसकी बात करें अपन तो सोइल की फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी एक ही टाइप की कल्टीवेशन करते रहने से। तो क्या करो वहाँ पर आप क्रॉप रोटेशन करो। साथ साथ आप क्या कर सकते हो वहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आप अपनाओ, IFS इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आप अपना सकते हो। साथ में मिक्स्ड फार्मिंग कर सकते हो आप, मिक्स्ड फार्मिंग। तो अगर इन तरीकों को अगर आप एडॉप्ट कर रहे हो कल्टीवेशन में, यदि फार्मर इन चीजों को एडॉप्ट करते हैं, इन चीजों को अपनाते हैं किसान, तो क्या होगा? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, और ऐसा होने से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी। ठीक है, क्योंकि जब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आएगा, ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी दिखेगी अपने आप एक लार्ज स्केल पर, ग्लोबल लेवल पर। ठीक है, चलो दूसरा आता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी। क्या होता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी? थोड़ा चलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन से प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के अंदर। जेनेटिक मतलब जीन, वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी मतलब वेरिएशन, जिन में वेरिएशन होना चाहिए। देखो किसान क्या करता है, जो ट्रेडिशनल वेराइटीज होती है उनका कल्टीवेशन करता रहता है, जो देसी वेराइटीज होती है या फिर ट्रेडिशनल वेराइटीज होती है उनके बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से खेती करता रहता है, कुछ उनमें चेंज नहीं करता है। तो ऐसा चेंज न करने से फिर क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि उनकी जो प्रोडक्शन होता है वो कम होते चले जाता है, उनकी जो यील्ड होती है वो कम होते चले जाती है, बिल्कुल ऐसा होता है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी लानी है थ्रू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब जेनेटिक वेरिएबिलिटी कैसे लाओगे? कुछ नहीं, यहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग आपका मदद करता है। जब ब्रीडिंग मेथड्स होती है जैसे हाइब्रिडाइजेशन, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन जो मेथड होती है वो आपके यहाँ पर मदद करेगी। तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, वेरिएशन ला सकते हो कि जो अपनी ट्रेडिशनल वेराइटी है उनका क्रॉस बिल्कुल करके नई वेराइटी डेवलप करो। और आजकल हो रहा है, बहुत सारी हाइब्रिड वेराइटीज यूज की जा रही है, साथ साथ कंपोजिट वेराइटीज भी यूज की जाती है, बिल्कुल की जाती है। ठीक है, तो ये उसका ही परिणाम है। तो अपने को ऐसा यूज करना है कि चलो अगर ट्रेडिशनल चीजों को नहीं छोड़ सकते अच्छी बात है, उनको मत छोड़ो, लेकिन साथ में जो मॉडर्न वेराइटीज है उनका भी आप यूज करो, ताकि एक वेरिएशन दिखे फील्ड के अंदर, आपको एक जैसी चीजें नहीं दिखे। अगर एक जैसी चीजें दिखेगी तो डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। वही वाली बात आ गई, सारी चीजें एक दूसरे से यहाँ पर लिंकअप है, जुड़ी हुई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्यों जरूरी है, वेरिएशन क्यों जरूरी है? ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए। बिल्कुल, देखो जब तक वेरिएशन नहीं आएगा ना आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ग्रोथ नहीं हो सकती आपकी। ठीक है ना, वेरिएशन बहुत जरूरी है। दूसरा होता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आपको करना है। माना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट कहता है कि सिंथेटिक केमिकल्स का यूज आपको कम करना है, लेकिन अवॉइड नहीं करना है। बार बार बोल रहा हूं आपको, अवॉइड नहीं करना, आपको क्या करना, अपने को अवॉइड नहीं करना, यूज करना है। लेकिन कैसे? इस अप्रोच के साथ कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करो आप साहब। सबसे पहले ऑर्गेनिक मैन्योर्स दो, बायो फर्टिलाइजर आप यूज करो, वहां पर फील्ड के अंदर कंपोस्ट, FIM, वर्मी कंपोस्ट ये अप्लाई करो। अगर उनसे भी पूर्ति नहीं हो रही है तब जाकर आपको यूज करना है किसका, फर्टिलाइजर का। तब डालो आप बढ़िया तरीके से, यूरिया डालना यूरिया डालो, DAP डालना DAP डालो, वो भी जितने फर्टिलाइजर्स होते हैं जो भी आपको अप्लाई करना है क्रॉप के अकॉर्डिंग वो कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये देख रहे हो कि ऑर्गेनिक मैन्योर मैंने अप्लाई किया, बायो फर्टिलाइजर मैंने अप्लाई किया फील्ड में, अपनी फसल को दिया सोइल के अंदर, तो पूर्ति हो गई, फिर क्यों डाल रहे हो? नहीं डालना है फिर। ये अप्रोच होता है अपना इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये तीन इसके मेन कंपोनेंट होते हैं किसके, आपके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के, याद रखना। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होता है ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है साहब? ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ये क्वेश्चन आप यहाँ पूछ सकता है सामने वाला। जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, जो भी आपको मैंने भाषण दिया इतना, इसका प्रिंसिपल बता सकती है किस प्रिंसिपल पर, किस सिद्धांत पर काम करता है? मैं समझाने का मतलब वही था, टू मिनिमाइज द यूज ऑफ, इसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, टू मिनिमाइज यूज ऑफ
सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, किसको मिनिमाइज करना अपने को, सिंथेटिक फर्टिलाइजर के यूज को मिनिमाइज करना, लेकिन एंड मैक्सिमाइज देयर यूज एफिशिएंसी। इसको याद रखना कि जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होता है वह किस प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पर काम करता है, वो ये सिद्धांत पर काम करता है टू मिनिमाइज द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड मैक्सिमाइज देयर यूज एफिशिएंसी। उनकी यूज एफिशिएंसी को अपने को बढ़ाना है, उनका कम उपयोग करना, प्रयोग कम करना है, कम सॉइल के अंदर अप्लाई करना उनको, लेकिन उनका ज़्यादा पौधा सदुपयोग कर सके। वो प्रिंसिपल होता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का, ठीक है। और क्या होता है मैंने आपको अच्छे समझा दिया, ये प्रिंसिपल याद रखना, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले आपको यहाँ से। चलो, तो ये क्या हो गए, इसके कंपोनेंट्स हो गए। इसके अलावा क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट भी आ जाएगा, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट भी आ जाएगा, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट भी आ जाएगा, कंजर्वेशन टिलेज भी आ जाएगा, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस भी आ जाएगी। ये सारे से कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। देखो अब आगे बढ़ते हैं अपन टेक्निक्स के बारे में। जनरली जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है ना, इसके अंदर दो टेक्निक यूज की जाती है, ठीक है। एक होता है HEIA टेक्निक, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से जब भी क्वेश्चन आएगा इसके फुल फॉर्म से हर बार क्वेश्चन पूछा गया। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से दो क्वेश्चन, एक तो उसका पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को किस नाम से जाना जाता है, तो इको फार्मिंग, एक क्वेश्चन वहां से बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और एक क्वेश्चन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट किस प्रिंसिपल पर काम करता है वहां से बनता है। तो इसका हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इस टेक्निक का, हाई, फुल फॉर्म बता रहा हूं मैं इसका आपको, हाई एक्सटर्नल इनपुट्स एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। कई बार इस पर से आपको क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि क्या होता है हाई एक्सटर्नल इनपुट्स एग्रीकल्चर, क्या होता है, क्या टेक्निक होती है, ठीक है। देखो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आप बिल्कुल याद कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है ना, वरना भूल जाओगे बाद में, पता नहीं चलेगा। देखो ये एक ऐसी टेक्निक होती है एग्रीकल्चर की, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में यूज होती है, ठीक है। देखो एक ऐसी टेक्निक होती है एग्रीकल्चर की, क्योंकि अगर आप इसको अच्छा HEIA टेक्निक है ना, इसको इंटेंसिव एग्रीकल्चर टेक्निक भी आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप इसको, इंटेंसिव एग्रीकल्चर टेक्निक, बिल्कुल इंटेंसिव तरीके, इंटेंस तरीके से की जाती है। इंटेंस तरीका मतलब क्या बताता हूँ, इस तरीके में अपन क्या करते हैं, इस टाइप के एग्रीकल्चर में अपन क्या करेंगे, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर सिंथेटिक केमिकल जैसे फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, हर्बिसाइड्स हो गए, साथ साथ फॉसिल फ्यूल्स हो गए, अपने जीवाश्म ईंधन, ठीक है, उनके बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करने पर जोर देती। हाई एक्सटर्नल इनपुट्स, एक्सटर्नल इनपुट से मतलब क्या है यहाँ पर, सिंथेटिक केमिकल से, सिंथेटिक केमिकल्स, तो सिंथेटिक केमिकल्स के बहुत ज्यादा उपयोग करने पर जोर देती है टेक्निक। ये टेक्निक क्या बोलती है आपको कि जितने भी सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं, ठीक है, और साथ साथ में जो रिसोर्सेस है आपके पास, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है, प्लस में याद रखना सिंथेटिक केमिकल्स तो है, साथ में अवेलेबल रिसोर्सेस, अवेलेबल रिसोर्सेस, इन दोनों का बहुत ज्यादा मात्रा में आपको उपयोग करना है। इसी को बोला जाता है हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर, कि जिसमें ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें सिंथेटिक केमिकल्स और रिसोर्सेज का बहुत अधिक उपयोग करने पर जोर दिया जाता है, ठीक है। यह बिना सोचे, ठीक है, कि इस टेक्निक का या ऐसा करने से, इस तरीके से मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण के ऊपर क्या इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यही क्या होता है आपका हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर होता है। इसका मेन फोकस इस पर ही है। हाई एक्सटर्नल इनपुट मतलब सिंथेटिक केमिकल्स, कि जो भी सिंथेटिक केमिकल्स है आपके साथ में जो फॉसिल्स फ्यूल्स है, वो इन सब का बहुत अधिक मात्रा में आपको यूज करना है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको यूज करना है, कोई सीमा नहीं है, उसकी लिमिट नहीं है, जितना आप करना चाहो उतना करो आप, ठीक है। और ये किया भी है अपन ने, कब किया, हरित क्रांति के दौरान, और जो भुगत रहे बाद में अपन अब
इसलिए तो वापस अपन चले सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, इकोलॉजिकल फार्मिंग की तरफ, पर्माकल्चर की तरफ, नेचुरल फार्मिंग की तरफ। टर्म अलग अलग है, ठीक है ना। चलो, तो ये होते हैं आपके हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। अब इसके डिसएडवांटेजेस आपको क्या देखने को मिलेंगे और एडवांटेजेस क्या आपको देखने को मिलेंगे। सिंपल सी बात है, अगर आप इतनी मात्रा में केमिकल्स का यूज करोगे तो क्या होगा। पहली बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। चलो, डिसएडवांटेज बाद में देखेंगे, एडवांटेजेस। अगर पहला एडवांटेज देखो तो टाइम सेविंग होगी साहब, स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल बात है, सही बात है। टाइम बचेगा आपका, टाइम सेविंग, समय की बचत होगी आपके पास, बिल्कुल होगी, समय की बचत होगी। कैसे बचत होगी समय की। मान लो मैं खरपतवार को निकालने, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, खरपतवार को अपने को निकालना है या फिर कीड़ों को नष्ट करना है, कुछ भी करना है अपने, जैसे खरपतवार है तो क्या करूँगा मैं, केमिकल नहीं डालता, अगर मान लो हर्बिसाइड अप्लाई नहीं कर रहा हूँ और जो लेबर है उनको बोल रहा हूँ कि आप हेड विंडिंग करो, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा या फिर केमिकल अप्लाई करने में, हेड विंडिंग करने में समय ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो रही, टाइम सेविंग हो रही, समय की बचत हो रही है, ये एक एडवांटेज होगा इसका। बिल्कुल सही बात है कि एडवांटेज हो रहा है सॉरी, ठीक। दूसरा एडवांटेज क्या हो जाएगा इसका, हायर यील्ड। मेजर एडवांटेज है इसका हायर यील्ड। यील्ड आपको साफ बहुत ज़्यादा मिलेगी, जो उपज होगी ना वो बढ़ जाएगी, अधिक उपज आपको मिलेगी। यहाँ पर क्या मिलेगी, अधिक उपज आपको देखने को मिलेगी। जो भी फसल है उनका उत्पादन बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ जाएगी, हायर यील्ड हो जाएगा, टाइम सेविंग हो जाएगी। जैसे किस में आ जाएगा, एडवांटेज में। एक एडवांटेज क्या हो जाएगा, लोअर लेबर रिक्वायरमेंट, लोअर लेबर रिक्वायरमेंट, लेबर की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, सारी जो टेक्निक्स होगी है ना, जो भी टेक्निक्स होगी वो मॉडर्न टेक्निक्स में यूज़ करने वाला हूँ सारी चीज़ें, तो लेबर मुझे कम लगेंगे, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो गया, इसके एडवांटेज हो गए। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ इसके डिसएडवांटेजेस की, कि डिसएडवांटेज क्या रहेंगे इसके। देखो, ये तो एडवांटेज थे, इसके डिसएडवांटेजेस। जो सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज रहेगा वो क्या रहने वाला है, जस्ट उल्टा। यहाँ जो जो चीज़ें हो रही है इधर क्या होने लग जाएगी, सब गलत होने लग जाएगी। जैसे टाइम तो बच रहा है, केमिकल डाल रहा हूँ मैं हैंड वीडिंग की जगह, अच्छी बात है, चलो बढ़िया चीज़ है, और भी दूसरी चीज़ है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगी, इम्प्लीमेंट भी बहुत अलग लेवल के मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ कर रहा हूँ, फर्टिलाइजर, जिनकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा आपका। इंक्रीज मेंट इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीधा बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका इसका बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ करना है ना। हाई एक्सटर्नल इनपुट, जितने भी आपके इनपुट्स हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, हाई क्वांटिटी में उनका यूज़ करना है आपको, तो कॉस्ट स्वाभाविक सी बात है, कॉस्ट बढ़ जाएगी। भाई टाइम बच रहा है, टाइम को बचाना है तो वैसा यूज़ करेंगे अपन, यूज़ करेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, बिल्कुल सी बात है। सेकंड क्या होगा, सिंथेटिक केमिकल ये सब यूज़ होंगे तो क्या होगा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सॉइल डिग्रेडेशन, क्या होगा, सॉइल डिग्रेडेशन होगा, इससे वाटर डिग्रेडेशन, वाटर डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन या फिर पॉल्यूशन, एक ही है, ठीक है। मतलब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की समस्या आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी, ठीक, क्लियर हुआ। सॉइल की हेल्थ खराब हो रही ना, वाटर की हेल्थ भी खराब हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका एडवांटेजेस है, इसके डिसएडवांटेज ज़्यादा, एडवांटेज कम है, ठीक है ना। मेजर एडवांटेज तो ये कि यील्ड आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी वो बहुत भयंकर है। अगला क्या हो जाएगा, एक देखो, एडवांटेज में सिर्फ 1 2 3 एडवांटेज, डिसएडवांटेज में बहुत सारे। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल सही बात है, जैव विविधता की 12 बज जाएगी यहाँ पर। क्या हो जाएगी, जो जैव विविधता उसकी 12 बज जाएगी, बायोडाइवर्सिटी की, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज आपको देखने को मिलेगा, क्लाइमेट चेंज आपको देखने को मिलेगा।
और क्लाइमेट चेंज बहुत खतरनाक चीज़ है जो होती है, ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर आज वर्तमान में बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसी के लिए तो सब कुछ हो रहा है, क्लाइमेट चेंज ना हो, ये चेंज अगर होता है तो बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि एग्रीकल्चर क्या है, अपन बोलते हैं कृषि एक जुआ है, बोला जाता है हिंदी में भी बोला जाता है कृषि एक जुआ है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो यदि चीज़ें अपने अनुसार चल रही है, अपने फेवर में चल रही है, तब तक अच्छा है, और जब अपने फेवर में नहीं होती तो फिर काम खराब। तो ऐसे कैसे जो एग्रीकल्चर है ना, पूरा एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइमेट के ऊपर। क्लाइमेट ने अगर अपना रंग बदला तो आपकी एग्रीकल्चर के रास्ते लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? रास्ते लग जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको इससे, और एक अलग बात है कि भाई जो स्मॉल फार्मर है या फिर जो आपके मार्जिनल फार्मर है, उनको बेनिफिट मिल जाएगा उनकी इच्छा अनुसार? नहीं मिलेगा ना। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल एंड मार्जिनल farmers could not get desired benefits। भाई अपनी इच्छा अनुसार उनको लाभ नहीं मिल पाएगा, उनके पास जमीन कम है, और कम जमीन है उनके पास, ठीक है ना, बिल्कुल। और कम जमीन होने पर यदि वो इतनी बड़ी बड़ी टेक्निक्स का यूज़ करने वाले हैं, इस टेक्निक का यूज़ करेंगे तो मॉडर्न इंप्लीमेंट्स यूज़ करेंगे, मॉडर्न वेराइटीज यूज़ करेंगे, सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या होगा, उनको बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलने वाला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा उनका। तो इनके लिए तो है नहीं है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए है नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये टेक्निक करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो। तो इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं किसके, हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर टेक्निक के। इसी को इंटेंसिव एग्रीकल्चर टेक्निक भी बोला जाता है, याद रखना, भूलना मत। हाँ, ये है IMP, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से अगर अपन देखें तो ये है IMP। इसको कहा जाता है लीसा, याद रखना। क्या कहा जाता है इसको? लीसा टेक्निक के नाम से जाना जाता है, ये लीसा है, लीसा। ठीक, फुल फॉर्म क्या होता है इसका, इस पर से भी कई बार क्वेश्चन आया फुल फॉर्म से। ठीक, लो एक्सटर्नल, नाम से ही समझ जाओगे, लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये समझो, ये इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना। कई बार क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि लीसा का फुल फॉर्म क्या होता है, लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, जैसे अभी अपन ने हाई एक्सटर्नल इनपुट बोला था, उसका फोकस, मेन फोकस किस पर था, बहुत ज़्यादा वो किस पर डिपेंड कर रही थी, उसका मेन फोकस किस पर था कि जितने भी आपके एक्सटर्नल इनपुट्स है कौन कौन से मैंने बता दिया, उनका ज़्यादा ज़्यादा आपको यूज़ करना, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, उनका मैक्सिमम यूज़ करना अपने को। यहाँ पर क्या करोगे आप, लो क्वांटिटी में आपको उनका यूज़ करना है, किनका, एक्सटर्नल इनपुट्स का। आई बात समझ में, कि जितने भी एक्सटर्नल इनपुट्स होते हैं उनका कम मात्रा में, कम क्वांटिटी में यूज़ करेंगे। तो फिर करोगे क्या इसकी जगह, इसकी जगह जो आपका लोकल रिसोर्सेस है, इसका मेन फोकस किसके ऊपर है, लोकल रिसोर्सेस के ऊपर। जो टेक्निक है इसका फोकस किस पर है, लोकल रिसोर्सेस एंड नॉलेज। ये दो चीजें हैं जिस पर फोकस होता है किसका, लीसा का। लीसा का मेन फोकस किस पर है कि जो एक्सटर्नल इनपुट है इनका आप कम यूज करो, और इनकी जगह पर, इनके स्थान पर आपको किसका यूज करना है, लोकल रिसोर्सेस का। जो भी आपके पास जो लोकल रिसोर्सेस हैं, ट्रेडिशनल रिसोर्सेस हैं उनका, और जो आपके पास जो आपका ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो आपका खुद का नॉलेज है, उसका आपको यूज करना है। ठीक है, तो इसी को अपन लीसा बोलते हैं, लीसा टेक्निक में यही किया जाता है। और अगर ऐसा करोगे, आपकी लोकल रिसोर्सेज का यूज़ करोगे, एक्सटर्नल इनपुट का कम यूज़ करोगे, अपने नॉलेज का बढ़िया तरीके से सदुपयोग करोगे, ठीक है ना, अच्छा यूज़ करोगे, तो आपको परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है लीसा। तो क्या हुआ, इस पर वैज्ञानिकों ने बहुत ज़्यादा जोर देना शुरू कर दिया। अब लीसा के अंदर कुछ चीज़ें इंक्लूड की जाती है कि जो टेक्निक है इसमें क्या क्या चीज़ें आप अप्लाई करोगे, क्या क्या चीज़ें यूज़ करना है। देखो, मतलब जो लोकल रिसोर्सेस रहेगा, ठीक, तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, इसके अंदर इंक्लूड है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग
कौन सी फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके अंदर ही होती, लिसा के अंदर ही अपन अप्लाई करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अपने को जैविक खेती जिसको हिंदी में बोला जाता है, ये भी अलग से टॉपिक है आपका, ठीक है ना, पढ़ेंगे, मौका मिलेगा अपने को बढ़िया तरीके से इसको अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलो अगला यहाँ पर आपको इंक्लूड करना है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री अगला इसमें आपको इंक्लूड करके यहाँ पर देखना है क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, ये सब इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। लिसा जो टेक्निक है ना, इसके अंदर ये चीज़ें यूज़ की जाती है, ठीक है ना। कौन सी टेक्निक? आपकी क्रॉप रोटेशन या फिर मिक्स्ड फार्मिंग। उसके अलावा इसके अंदर आप क्या यूज़ करोगे? बायो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है, किसका यूज़ करोगे? बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करोगे, ठीक है। कंजर्वेशन, टिलेज, वही सारी चीज़ें जो भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं ना, वही पीछे है ना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के कंपोनेंट्स हैं, वही कंपोनेंट लिसा के भी है। लिसा कुछ नहीं है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ही है, समझ लो। लिसा क्या? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ही है। बस ये टेक्निक ये बताती है कि कैसे अपने को यूज़ करना है लोकल रिसोर्सेज, और जो अपने पास रिसोर्सेज है अवेलेबल, और जो अपना नॉलेज है, उस नॉलेज का सही वे में, राइट वे में कैसा अपने को यूज़ करना है, वो बताता है लिसा टेक्निक आपको। क्योंकि सस्टेनेबल एक पूरा प्रोसेस हो गया, ठीक है ना, ब्रॉड लेवल वाली अप्रोच हो गई। और लिसा क्या है? एक होलिस्टिक अप्रोच है अपनी। जो लिसा है वो क्या है? एक होलिस्टिक अप्रोच होती है, जिससे कंपोनेंट ये चीज़ें होती है। जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कंपोनेंट है ना, वही आपके लिसा के कंपोनेंट हो जाएंगे। अब एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पर क्या किया जाता है आपको, अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं अपन। फिर एक स्टोरी सुनाऊंगा, उस स्टोरी को समझना आप, तो उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या है क्या नहीं। देखो, एडवांटेजेस, एडवांटेजेस 1 2 3, बहुत सारे हैं इसके एडवांटेज, बहुत सारे हैं। जितने डिसएडवांटेजेस हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर के थे, वो सारे इसके एडवांटेज हो जाएंगे। बिल्कुल जस्ट उल्टा एक दूसरे से, है ना। इसलिए जैसे वहाँ पर क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही थी, यहाँ क्या हो जाएगा? डिक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी यहाँ पर, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं अपन? लोकल रिसोर्सेज ही यूज़ करें, जो अपने पास है उनका यूज़ करेंगे। सॉरी, चलो, और क्या हो जाएगा? वहाँ पर क्या हो रही थी? सोइल डिग्रेडेशन हो रही थी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोइल की जो हेल्थ रहेगी वो क्या होगी? इम्प्रूव हो जाएगी। इम्प्रूव सोइल हेल्थ, सोइल की हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी साहब, अच्छी बात है अपने लिए तो, ठीक है ना। दूसरा क्या यहाँ पर हो जाएगा? वहाँ पर क्या हो रहा था आपका? वाटर पोल्यूशन होगा, यहाँ पर वाटर आपका पोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ आ जाएगी, सारी चीज़ आ जाएगी, इसका सारे एडवांटेजेस में आ जाएंगे, ठीक है। एडॉप्टेबिलिटी आ जाएगी यहाँ पर, क्या आ जाएगा? एडॉप्टेबिलिटी, ठीक है, क्या आ जाएगा? एडॉप्टेबिलिटी आ जाएगी। तो बहुत सारे इसके क्या हो जाए? एडवांटेज हो जाएंगे अपने। डिसएडवांटेज की बात अगर अपन करें यहाँ पर, डिसएडवांटेजेस, क्योंकि डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगे? जो मेजर इसका डिसएडवांटेज है ना, उसी की वजह से किसान इसको एडॉप्ट नहीं कर पा रहे। यहाँ पर मैंने लिखा जो एडॉप्टेबिलिटी आसान है, ये बोल रहा हूँ कि इसको अपनाया जा सकता है, आसान है, फार्मर इसको आसानी से एडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन मेन समस्या क्या है? फिर भी किसान क्यों नहीं करना चाहते इसको? फिर भी वो हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर ही क्यों यूज कर रहे हैं? लिसा क्यों अप्लाई नहीं कर रहे हैं? लिसा टेक्निक को क्यों एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं? उसका कारण है यहाँ पर लिखा ना, एडॉप्टेबिलिटी। आसान है, मैं बोल रहा ना आसान है, किसान या फार्मर इसको आसानी से एडॉप्ट कर सकते हैं, अपना सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये जो क्यों है ना, व्हाई, इसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके डिसएडवांटेजेस में लोअर यील्ड, लोअर यील्ड।
अब जब यील्ड कम मिलेगी आपको, मेजर डिसएडवांटेज है इसका लोअर यील्ड, उपज कम मिलती है साहब। यहाँ से आपको क्या मिलती है, उपज कम मिलती है, और यदि उपज बढ़ती भी है ना तो कई साल लग जाते हैं उपज को बढ़ने में। और आपको पता है मानव के पास सब कुछ है, सब्र नहीं है, ठीक है ना, पेशेंस की कमी हमारे पास है, ठीक है ना, सब्र हमारे पास नहीं है, तो उपज क्या होती है, बहुत कम मिलती है। और इस वजह से इस टेक्निक को एडॉप्ट करने में किसान हेजिटेट होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। तो लोअर यील्ड होती है। और क्या होते हैं इसमें, इसका डिसएडवांटेज, लेबर रिक्वायरमेंट ज्यादा है साहब, यहाँ पर मोर लेबर रिक्वायरमेंट, मोर लेबर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, ये क्या है इसके डिसएडवांटेज है। ये दो मेजर इसके डिसएडवांटेज है, एक तो यील्ड कम होती है, साथ में लेबर ये भी आपको यहाँ पर ज़्यादा लगेंगे, ठीक है ना, इसलिए इसको फार्मर क्या हो रहा है, एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन साइंटिस्टों ने इसके ऊपर बहुत जोर दिया कि लिसा एडॉप्ट करो, लिसा के अंदर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग चालू कर दो। और आजकल इंडिया में तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। आपने देखा अपना एक पड़ोसी देश है, कंट्री है अपनी, एक स्टोरी सुन लो समझ में आ जाए, टॉपिक से रिलेटेड ही है इससे। इसके अंदर मैंने बताया ना अपन क्या यूज करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करते हैं अपन, और आजकल इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, कि कल्टीवेशन तो आप करो लेकिन ऑर्गेनिक करो बिल्कुल, नो यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, ठीक है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग यही बोलता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में तो क्या करते हैं अपन, चलो धक्का लेते हैं, गाड़ी चल जाती काम से कि थोड़ी मात्रा में यूज कर, ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं, बिल्कुल जीरो यूज करना ही नहीं है, जीरो क्वांटिटी, बिल्कुल कोई यूज नहीं करना है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर आजकल जोर दिया जा रहा है। अब आपको एक स्टोरी दिखाता हूं मैं, इसलिए साहब एडॉप्ट क्यों नहीं करते, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी अप्रोच काम। जैसे देखो 1950 के दशक में, कब, 1950 के दशक में, कौन सी कंट्री की बात कर रहा हूं मैं, चाइना की बात कर रहा हूं, जो चीन है ना, चाइना की बात कर रहा हूं। इसने क्या किया, इसने बोला एक कानून बनाया, जो चाइना की गवर्नमेंट थी उन्होंने एक कानून बनाया और उसको लागू कर दिया। कानून क्या था कि आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है। जितने भी फार्मर थे पूरी कंट्री में, वो कानून उन्होंने क्या कर दिया, लागू कर दिया कि चाइना में रहने वाले जितने भी फार्मर्स रहेंगे अब वो सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, मतलब जितने भी सिंथेटिक केमिकल्स रहेंगे उनका जीरो यूज, नगण्य मात्रा, ठीक है, जीरो, बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं, जरा सी भी मात्रा उनकी यूज नहीं होगी। ये कानून बनाया था किसने, चाइना गवर्नमेंट ने 1950 के दशक में अपने यहाँ पर। और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बिल्कुल नेशनल लेवल पर इन्होंने क्या किया, एडॉप्ट किया और बोल दिया किसानों को, अब किसानों, अब सरकार का कानून है, करना तो पड़ेगा अपने को, तो किसानों ने शुरू कर दिया। अब शुरू करने से इनको लगभग 10 साल का समय बीता इनको, तो 1959 और 60 की बात है। कब की बात है, 1959 और 60 की बात है। चाइना में स्थिति यह हो गई साहब, भूखमरी की स्थिति आ गई। 1959 की स्थिति में क्या हो गई, भूखमरी आ गई, भूखमरी, अकाल आ गया, अकाल खाने का। क्यों आया, मैंने अभी आपको बताया 1959-60 के, क्योंकि किसान क्या कर रहे थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे थे। और सॉरी, और अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो तो आपको सिंथेटिक केमिकल्स का यूज नहीं करना, मतलब फर्टिलाइजर कुछ नहीं डालना है, वीडिसाइड हर्बिसाइड कुछ नहीं अप्लाई करना है, सारा कुछ काम करना हो स्वयं को ही करना है, लोकल रिसोर्सेज यूज करने अपने पास जो है वही। तो क्या हुआ, 1960 में भूखमरी की स्थिति हो गई, चाइना में हो गई, और लगभग कितनी मौत है, 3 करोड़ के लगभग भूखमरी से लोग मर गए थे। कितने लोग, 3 करोड़ से लगभग लोग भूखमरी से मर गए थे। और उसके बाद भी करोड़ों की जनता 1970 तक, कब तक, 1970 तक भी इससे उभर नहीं पाई, ठीक है ना। जब भूखमरी आई उसके 10 साल बाद भी कवर नहीं कर पाई, उसके बाद भी कुपोषित ही रहे वहाँ का। जो चाइना का रेट अगर आप देखो वहाँ पर हंगर इंडेक्स में बहुत नीचे रहा था। उसका कारण क्या था, ऑर्गेनिक फार्मिंग था। तो उससे अपने को सीख लेनी चाहिए। क्या सीख लेनी चाहिए, अच्छी बात है, जोर दिया जा रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, लेकिन इसका वही है कि इसको अडॉप्ट क्यों नहीं कर पाए, लोअर यील्ड, वहाँ पर उपज इतनी कम हो रही थी और उपज बढ़ नहीं रही थी। लेकिन आपको पता है ये चाइना क्या है, जनसंख्या में सबसे आगे था। अभी तो इंडिया है वैसे तो नंबर 1 पर, इसके पहले चाइना ही था। तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ रही थी, लेकिन जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही थी उस तरीके से खाद्यान्न नहीं बढ़ रहा था, वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था, ठीक है ना, खाने के लिए कुछ नहीं था। और अपना किसको रहते, ऑर्गेनिक फार्मिंग को। और ऑर्गेनिक फार्मिंग की खूबी भी है, देखो कोई अभी अच्छी चीज़ होती है ना,
क्योंकि कोई भी चीज़ 100% सही नहीं होती, कुछ ना कुछ तो उसका आपको थोड़ा बहुत दिखने को मिलेगा उसके अंदर कुछ ना कुछ खामी। तो इसकी खामी यही है कि इसकी जो यील्ड होती है वो कम आपको मिलती है, और जब बढ़ती कब है, कई साल लग जाते हैं, अब सालों साल लग जाते हैं, तब जाके इसकी यील्ड हल्का बढ़ती है और धीरे धीरे बढ़ेगी यील्ड यहाँ पर, एकदम से नहीं बढ़ेगी। क्योंकि ये अपन क्यों कर रहे हैं, ये इन्वायरमेंट की सेफ्टी के लिए, अपनी सोइल में जो अपने ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपने लिए बेनिफिशियल है क्रॉप के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए अपन रख रहे हैं, सोइल की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए रख रहे हैं। इसका यील्ड से कोई लेना देना नहीं है, ये यील्ड के लिए की ही नहीं जाती है, और यही किया था चाइना ने, और ये उनसे सबसे बड़ी गलती हो गई थी। और आज अगर आप देखो चाइना को, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बिल्कुल अवॉइड कर चुका है, ठीक है ना। कुछ ही फार्मर्स है वहाँ पर, सिलेक्टेड एरिया है जहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, बाकी चाइना से बिल्कुल नाम ही खत्म हो गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बार देख लिया कि उनके साथ हुआ क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग को अप्लाई करके, एडोप्ट करके। तो लीसा का यही एक खामी है कि यहाँ पर यील्ड जो होगी बहुत ही कम मात्रा में आपको उत्पादन देखने को मिलेगा, कि जो पॉपुलेशन है वो तो बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बात है, बढ़ी रही है। तो जैसे जैसे जनसंख्या की बढ़ती हुई आबादी को देखते हैं अपन, ठीक है ना, बढ़ती हुई जनसंख्या को अगर अपन देखें तो उसकी पूर्ति भी अपने करने पड़े, खाने पीने की भी। अगर नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, फिर भुखमरी जैसे स्थिति आपको क्या हो जाएगी, स्थिति का सामना करना पड़ेगा, जो कि चाइना के साथ हुआ था। और यही कारण है कि इंडिया के अंदर एकदम से अपन नहीं कर रहे ऑर्गेनिक फार्मिंग को, धीरे धीरे लागू कर रहे हैं अपन। चाइना में जब स्थिति उत्पन्न हुई ना, तो उसके आसपास के जितने भी देश थे जिनके पास ये सूचना पहुंची, वहाँ के वैज्ञानिकों ने फिर इस चीज़ के ऊपर और रिसर्च हुई, और फिर दूसरे देशों ने भी ये सीख ली है कि एक साथ हम इसको बड़े लेवल पर एडोप्ट नहीं कर सकते, छोटे छोटे एरिया से हमको शुरू करना पड़ेगा, तब जाकर हम एक बड़े लेवल पर इसका यूज़ कर सकते। ऐसे बिल्कुल एक साथ एक बार में इसका यूज़ नहीं कर सकते अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो इंडिया में हो रहा है अपना, असम में सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरुआत हुई, आजकल उत्तराखंड में भी हो रहा है। तो धीरे धीरे एक एक स्टेट को सिलेक्ट किया जा रहा है, वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को पहुँचाया जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है। एक साथ पूरे इंडिया में नहीं कर रहे ऐसा, अगर कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा समझते हो आप। और जिस तरीके से अपनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसका तो कुछ कहना ही नहीं, करना भी नहीं चाहिए, है ना। चलो, चीज़ बहुत अच्छी है, नुकसान कुछ नहीं है इसका। नुकसान सिर्फ ये है क्या, आपका जो इनकम का सोर्स है, जो इनकम रहेगी वो कम मिलेगी आपको, यहाँ पर ज़्यादा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यील्ड कम रहेगी, तो स्वाभाविक सी बात है इनकम कम हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके अंदर सब्र है तो ही ठीक है, आपके पास इनकम के दूसरे सोर्स है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आप करो, वरना आप इसको अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अच्छा है, हेल्थ के हिसाब से तो अच्छा है अपने लिए। तो आज अपन ने कवर किया है पूरा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, देख लिया है क्या होता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, इसमें कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ की जाती है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस होता है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सारी चीज़ें अपन ने आज देख ली है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ आपको याद रखना है, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। सबसे पहला क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे यहाँ पर आपको, क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे, लिसा का फुल फॉर्म, ठीक है, हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर, ये फुल फॉर्म आपको पूछा जाएगा। आईएनएम किस प्रिंसिपल पर काम करता है ये पूछा जाएगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को किस और नाम से जाना जाता है ये पूछा जाता है। तो कुछ 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाते हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। थैंक यू।